दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अपनी तीमारदारी करने के लिए अपने मायके वालों को बुला लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ बहू, सुबह के 10 बज रहे लेकिन तुम अभी तक उबासी ले रही हो? नींद पूरी नहीं हुई क्या? विमला जी ने प्यार से रूसी का से पूछा। हाँ, रात में देर तक काम कर रही थी और जब सोने गई तो आर्यन उठ गया। बहुत कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से सुबह 5 बजे सोया है, तब मैं थोड़ी देर सो पाई। रुचिका ने गर्दन को इधर उधर हिलाते हुए कहा, बेटा तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे जगा दिया करो, मैं उसे संभाल लेती तो आराम से सो जाती। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं किचन का काम देख लूंगी। विमला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं, आपकी नींद क्यों खराब करूं, मैं कर लूंगी, आप बैठिए, मैं जल्दी से सब कर लूंगी। रुचिका जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। विमला जी थोड़ी देर तक रुचिका को देखती रही, फिर बालकनी में जाकर बैठ गई। ना जाने क्यों उन्हें ऐसा लगता कि रुचिका नहीं चाहती कि वह आर्यन की या फिर किशन की कोई जिम्मेदारी उठाए, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक देती। नहीं नहीं, ये मेरा भरम है। 2 साल पहले जब आई थी तब रुचिका कितनी खुश थी, खुद ही डिमांड करती थी कि मम्मी जी आज आप ये बनाइए, मम्मी जी आप ये काम कर लीजिए, और शाम को पार्क में भी जाते। कभी कभी तो रात भर दोनों बातें करती थी और फिर रुचिका छोटे बच्चे की तरह उनके पेट पर ही सिर रखकर सो जाती थी। रुचिका का ऑफिस का काम ऐसा था कि घर से ही सब हैंडल कर लेती थी, इसलिए दोनों सास बहू मिलकर सब निपटा लेती थी। बल्कि मनोज जी बोर हो जाते थे, वह हंसकर कहते थे कि लगता ही नहीं कि सास बहू है, लेकिन अब ना जाने किसकी नजर लग गई उनके रिश्ते पर। जब रुचिका की प्रेगनेंसी का पता चला सब बहुत खुश थे, वह रुचिका के पास आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों रुचिका ने अपने मायके से अपनी भाभी को बुला लिया, और आर्यन के होने के बाद जब वह आई तो उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ चुका था। वह उसे ना ही घर का कोई काम करने देती और ना ही आर्यन को उसके पास छोड़ती। अगर वह कुछ करने भी लगती तो तुरंत आकर मना कर देती और उसे सिर्फ आराम करने को कहती। आर्यन के रोने की आवाज आई। विमला जी तुरंत कमरे में गई तो देखा उसने पोटी कर दिया था। वह नैपी बदलनी जा रही थी कि रुचिका ने उन्हें रोक दिया। मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं कर लूंगी, मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ ना, तुम जाओ पहले ऑफिस का काम खत्म करो। विमला जी थोड़ी सख्त लहजे में बोली, नहीं मम्मी जी मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए, सविता दीदी को पता चलेगा तो फालतू में बात का बतखड़ बनाएगी और मुझे ताने मारेगी। रुचिका ने यह कहा, लेकिन अगले ही पल वह खामोश हो गई। विमला जी ने रुचिका को देखा और फिर आर्यन की नैपी बदलकर कमरे से बाहर चली गई। रुचिका की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे और वह उन्हें पोंछते हुए रोते आर्यन को भी शुभ कराने लगी। रुचिका आर्यन को गोद में लेकर दूध पिलाओ और तुम भी कुछ खा लो। विमला जी के हाथ में थाली थी। रुचिका चुपचाप बैठकर आर्यन को फीड कराने लगी और विमला जी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। आर्यन सो गया और विमला जी रुचिका की तरफ सवालियों नजरों से देखने लगी। अब बताओगी कि बात क्या है? मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी का सुनकर तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन तुमने मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर तुमने अपनी भाभी को बुला लिया, मुझे तब भी बहुत बुरा लगा, लेकिन तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद तुम मेरे साथ सहज नहीं हो पाती, लेकिन आर्यन के होने
के बाद मैं अपने आप को रोक ना सकी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं आई। लेकिन तुम मुझसे बहुत पराया जैसा व्यवहार कर रही हो। मैं यही सोचकर परेशान कि हम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जो हमारे रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं यही याद करने की कोशिश कर रही कि तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। ये सविता हम दोनों के बीच कैसे आ गई, तुम मुझे बताओगी या फिर मैं सविता को फोन करके पूछूं? नहीं मम्मी जी, आप उन्हें फोन मत करना, वरना वो फिर मुझे बहुत कुछ बोलेगी। रुचिका ने जल्दी से उनके मोबाइल को ले लिया। जब अपनी प्रेगनेंसी की खबर मैंने सविता दीदी को दी तो पहले तो उन्होंने मुबारकबाद दी, फिर मुझसे पूछने लगी कि अपनी प्रेगनेंसी कहाँ कराओगी। मैंने कहा यहीं पर, और मम्मी जी मेरे पास रहेगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तब वह बोली कि तुम्हें क्यों परेशानी होने लगी। मीठा मीठा बोलकर अपनी चिकनी सुपड़ी बातों से तुमने मम्मी को वंश में कर लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहू होकर सास को हुक्म देती हो कि तुम्हें खाना बनाकर खिलाए और उनसे काम करवाती हो। तुम्हें उनके स्वास्थ्य की कोई फिक्र नहीं है। इस उम्र में भी तुम उनसे काम करवाती हो। मेरी मम्मी भोली है, वह तुम्हारी चालाकी नहीं समझ पाती, लेकिन मुझे सब समझ आता है। तुम उन्हें बेवकूफ़ बनाना बंद करो, इसलिए अपनी तीमारदारी करने के लिए अपने मायके वालों को बुला लो। मम्मी जी, दीदी की बात सुनकर मैं शांत रह गई, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। रुचिका की बात सुनकर विमला जी सब समझ गई। उन्होंने आगे बढ़कर रुचिका के आंसू पोंछे और कहा, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समझ गई, तुम्हें लगा होगा कि मैंने सविता से ये सब कहा होगा, इसलिए उसने कहा। रुचिका ने धीरे से सिर हिलाया। विमला जी चुपचाप थोड़ी देर तक रुचिका को देखती रही और फिर उन्होंने सविता को फोन लगाया। तुम्हें किसने हक दिया था कि तुम मेरी बहू से इस तरह बदतमीजी से बात करो? तुम उसे सिखाओगी कि कैसे बहू को अपनी सास के साथ रहना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। तुम बेटी होकर भी मेरी परेशानी कभी समझ नहीं पाई, लेकिन रुचिका ने मुझे समझा भी और मेरी परेशानी भी उसने मेरी सभी अपेक्षा को बेटी बनकर पूरी की। तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं रुचिका के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए तुमने सास बहू के रिश्ते में खटास करने की कोशिश की। मेरे साथ कर नहीं सकती थी, इसलिए रुचिका को सब सुना दिया। आज के बाद तुम इस सास बहू के रिश्ते के बीच में मत आना। एक बेटी और बहू कैसी होनी चाहिए ये तुम्हें रुचिका से सीखना चाहिए। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से जलन हो रही थी तो खुद की कमी देखना चाहिए था। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विमला जी ने फिर रुचिका को बताया कि सविता बचपन से ही बहुत जिद्दी और अड़ियल थी। उसके साथ कभी उसके विचार नहीं मिले। सविता की नज़र में उसकी मां अनपढ़ और गंवार थी। अपने किसी भी फैसले में वह उनको शामिल नहीं करती थी। लेकिन जब उसने तुम्हारे पापा जी से सुना कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते में माँ बेटी की झलक मिलती है तो उसे जलन होने लगी। जिस बेटी ने कभी मेरे इमोशन और हेल्थ की चिंता नहीं की, उसे अचानक मेरी परवाह होने लगी। अब समझ आ रहा है कि क्यों वह कुछ दिनों से मेरी फिक्र दिखाने लगी थी और हर दूसरे दिन फोन करने लगी थी। रुचिका विमला जी से गले लग गई। आज उनके बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो गई और फिर से रिश्तों में खुशियां आ गई। आज फिर से माँ का स्पर्श पाकर रुचिका खिल उठी। विमला जी ने रुचिका को आराम करने को कहा और अच्छे से सविता को समझाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब विमला जी कमरे में
आई तो देखा आर्यन रूसिका के पेट पर सो रहा और रूसिका के चेहरे पर भी एक निश्चल और चिंता मुक्त मुस्कान थी।